आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। जैसा कि आप जान रहे हैं कि अब कुछ ही घंटे बचे हुए हैं वर्ल्ड कप शुरू होने में, तो आज हम एक एनालिसिस लेके आए हैं जिसमें हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि कौन सी वो टीमें हैं जो भारत का इस बार भी वर्ल्ड कप जीतने का सपना तोड़ सकती हैं। हालांकि हमारा इंतज़ार बहुत लंबा हो चुका है वर्ल्ड कप जीतने का, जो हम सपना लेके चले थे 2011 में, आज अगर देखें तो एक दशक बीत गया है। तो जानने की कोशिश करते हैं कौन सी टीम है। हैप्पी, क्या लगता है कौन सी टीम है इस बार जो भारत के लिए खतरे की घंटी है? देखिए दीपू, बात चूँकि आईसीसी वर्ल्ड कप की हो रही है, आईसीसी टूर्नामेंट की हो रही है, और दुनिया जानती है कि आईसीसी टूर्नामेंट्स की सबसे बड़ी जो टीम है वो है कंगारू यानी ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम। हाँ। एक तो आईसीसी टूर्नामेंट में उनका रिकॉर्ड, दूसरा इस बार की टीम में वो जो डेप्थ और क्वालिटी और उसके साथ ही साथ जो वेरिएशन लेकर के आए हैं, ये भारत के लिए बहुत बड़ा खतरा साबित हो सकता है। मसलन अगर मैं बात करूं तो उनकी जो ओपनिंग जोड़ी है मिचेल मार्श और डेविड वार्नर, ये दोनों एक दूसरे को इतनी अच्छी तरीके से कॉम्प्लीमेंट करते हैं। अगर मान लीजिए किसी दिन डेविड वार्नर का दिन ख़राब रहा, उनके बल्ले पे गेंद नहीं आ रही है, तो मिचेल मार्श जो है ऑन द गो हिटिंग करना शुरू कर देंगे और सामने वाले गेंदबाज को प्रेशर में ला देंगे। डेविड वार्नर अपना टाइम ले सकते हैं अपने इनिंग को बिल्डअप करने के लिए। ठीक यही काम अगर किसी दिन मिच मार्श के बल्ले पर गेंद अच्छे तरीके से नहीं आ रही है, तो ठीक यही काम वो रोल जो है स्विच हो जाता है और डेविड वार्नर वो जिम्मेदारी अपने कंधों पर आपको लेते हुए दिख जाएंगे और मिच मार्श अपना टाइम ले सकेंगे, अपनी इनिंग को बिल्डअप कर सकेंगे और मिडिल और डेथ वाले फेज में जाके हिटिंग कर मुझे सकेंगे। जो डर लग रहा है सबसे अधिक अगर किसी बल्लेबाज से डर है तो वो है स्टीवन स्मिथ, और भारत को भी उनसे डर लगना चाहिए। भारत को कुछ विशेष रूप से वो पसंद भी करते हैं। हाँ, क्योंकि 2015 का आपको सेमीफाइनल याद होगा, 115 रन की पारी जो खेली थी उन्होंने स्मिथ ने, और वहीं से मैच भारत से दूर चला गया, भारत के पकड़ से दूर चला गया था। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में आप 300 प्लस का टारगेट इतना आसानी से चेज नहीं कर सकते। और स्टीवन स्मिथ के साथ देवू मैं ये भी कहना चाहूँगा कि बड़े ही बिजी प्लेयर हैं वो। क्रीज पे उतरने के साथ ही सिंगल डबल अपना वक्त नहीं लेते, सिंगल डबल बीच बीच में इक्का दुक्का बाउंड्री ये मारते हुए और आपको उस गेम को उस स्तर पर पहुंचा देते हैं कि गेंदबाज को अपना प्लान बदलना पड़ जाता है। आप अच्छी पेस को असिस्ट कर रही होगी विकेट, आप अच्छी पेस से गेंदबाजी कर रहे होंगे, वो सिंगल डबल लेकर के बीच में एक आध बाउंड्री निकाल करके गेंदबाज को कह देंगे कि अब तुम चेंज ऑफ पेस करो, अब तुम स्लोअर गेंदें डालने पे मजबूर कर सारी जिम्मेदारी गेंदबाज के ऊपर डाल देंगे। तो ये स्टीवन स्मिथ की मैं बहुत बड़ी क्वालिटी मानता हूँ और उसके साथ साथ उनके पास एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा है आईपीएल खेलने का, और फैब 4 में से एक स्टीवन स्मिथ तो है ही है, और एक ट्रैक रिकॉर्ड उनका काफ़ी अच्छा है। एक जो डर सबसे अधिक है वो मिचेल स्टार्क का मुझे लग रहा है। पहला डर लेफ्ट आर्म पेसर है, भारत के इंडियंस का नाइटमेयर। हाँ, लेफ्ट हैंड पेसर। और दूसरी बात, आईसीसी टूर्नामेंट, कोई भी आप आईसीसी टूर्नामेंट उठा के देखिए, उससे पहले स्टार्क बिल्कुल फॉर्म में नहीं रहते, ऐसा लगता है कि नहीं इस बार नहीं हो पाएगा। लेकिन पिछले 2 वर्ल्ड कप से, खासकर मैं 50 ओवर से बात कर रहा हूँ, हाईएस्ट विकेट टेकर रहे हैं मिच स्टार्क में एक बहुत बड़ी क्वालिटी है वो, एक तो उनका जो नेचुरल स्पीड के ऊपर जो यॉर्कर आता है वो काफ़ी खतरनाक होता है। कौन भूल सकता है 2019 विश्व कप में जो उन्होंने बेन स्टोक्स को बोल्ड किया था, उनके हाथ से बल्ला छूट गया था। तो एक जो वो स्पीड वाली यॉर्कर लेकर के आते हैं, उसके साथ ही साथ जो उनके गेंदों में वेरिएशन है, डेप्थ में गेंदबाजी कर सकते हैं, पावर प्ले में गेंदबाजी कर सकते हैं, एक विकेट टेकिंग नेक है उनके पास, साथ ही साथ एक्सपीरियंस भी है, इंडिया में खेलने का भी एक्सपीरियंस है और दुनिया के अलग अलग जगहों पे खेलने का भी एक्सपीरियंस है। तो मिच स्टार्क नो डाउट एक बहुत बड़े खतरे के रूप में सामने आने वाले हैं। लेकिन मुझे ये लगता है कि इंडियन थिंक टैंक भी ज़रूर ये देख रहा होगा और कुछ ना कुछ प्लान इंडिया के पास भी होगा, कुछ ना कुछ नया आपको देखने को जरूर मिलेगा। और एक खिलाड़ी और, एडम जाम्पा क्या भाई, मैं पूरी इंडियन टीम को तो नहीं कह रहा हूँ उनके सामने स्ट्रगल करेगी, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि विराट कोहली हो सके स्ट्रगल कर रहा है। ये आप ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए बात कह सकते हैं। नो डाउट एडम जैम्पा काफ़ी अच्छी क्वालिटी वाले स्पिन गेंदबाज हैं और विराट कोहली के आगे उनका रिकॉर्ड भी काफ़ी अच्छा है, लेकिन एडम जैम्पा को ज़्यादा मैं थ्रेट मानता हूँ अगर मिच स्टार्क ने अच्छी गेंदबाजी की। मिच स्टार्क और उनके जो भी ओपनिंग पार्टनर होंगे, अगर दबाव में खिलाड़ी हैं, रन लीक नहीं हुए, तो वैसे समय में एडम जैम्पा और ख़तरनाक हो जाते हैं और वो आकर के आपको दबाव रिलीज़ करने की आज़ादी नहीं देते।
वो दबाव को और इंक्रीज करते हैं और बढ़ाते हैं। मैं देखा हूँ एडम जंपा पर आप चढ़ गए तो चढ़ गए, लेकिन अगर कुछ दबाव के बाद आप चढ़े 2-3 गेंदों में उन्हें टर्न मिल जाए, पक्का वो आपका विकेट ले लेंगे। वो पक्का आपका विकेट ले लेंगे। तो ये एक एडम जंपा की खूबी है। और ऑस्ट्रेलिया से इसलिए भी भारत को डरना चाहिए कि ऑस्ट्रेलिया के पास जिस प्रकार का डेप्थ है, अब देखिए जितना डेप्थ ऑस्ट्रेलिया डेप्थ और क्वालिटी भी, क्वालिटी वाला डेप्थ। और उनको लगता है ऑस्ट्रेलिया को क्रिकेट में वरदान ही मिला है कि कलेक्टिव परफॉर्मेंस, आईसीसी टूर्नामेंट हो, कलेक्टिवली परफॉर्म करने लगता है। एक यूनिट के तौर पे बड़ा शानदार। उनमें कोई नहीं देखेंगे कि ये 10,000 प्लस रन है, ये 12,000 प्लस है, इनका 500 विकेट है, 1-2 खिलाड़ी है, लेकिन कलेक्टिव जो परफॉर्मेंस देते हैं वो लोग, आखिरी गेंद तक लड़ने वाला जो जज्बा है ऑस्ट्रेलिया का, और खास करके आईसीसी टूर्नामेंट्स में एक कलेक्टिव, एक यूनिट के तौर पे काफी कलेक्टिवली बहुत ही खतरनाक परफॉर्मेंस देते हैं। और लेकिन मैं ये मान के चलता हूँ एक ये बहुत बड़ा एडवांटेज इंडिया के पास, होम ग्राउंड वाला एडवांटेज है। विश्व कप भारत में होना है, और इंडियन टीम, इंडियन थिंक टैंक, बीसीसीआई, ये जितना भी आप चैनल सोच सकते हैं, इसके साथ ही साथ इंडियन क्रिकेट टीम के फैंस, हम आप सभी ये बात मान के चल रहे हैं कि अभी नहीं तो कभी नहीं। हाँ जरूर, ये बहुत अच्छा मौका है इंडियन क्रिकेट टीम के लिए, दशकों का सूखा समाप्त करने का। सारे प्लेयर्स ऊपर से लेकर नीचे तक काफ़ी अच्छे फॉर्म में हैं, क्वालिटी वाले प्लेयर्स हैं, डेप्थ है इंडियन टीम के पास भी, और मुझे पूरी उम्मीद है कि कुछ ना कुछ अच्छा इस बार, और अलग, अच्छा ही नहीं अलग भी देखने को इंडियन क्रिकेट टीम से इस बार मिलेगा। एक टीम जो कि डिफेंडिंग चैंपियन है और फिर से चैंपियन बनने के लिए आ रही है, उसका खेलने का तरीका बिल्कुल अलग है बाकी टीमों से। अगर कंपेयर करें बाकी टीमों से तो उसका खेलने का तरीका बिल्कुल अलग है। और पिछली बार जिस तरीके से एक तरफा मैच जीता था T20 का, आपको याद होगा, विश्व कप, हाँ, तो उसमें जिस तरीके से नॉकआउट मैच की बात कर रहा हूँ मैं, भारत तो शुरुआत में ग्रुप स्टेज में तो देखेंगे भारत, लगेगा कि भारत के अलावा कौन टिकेगा, भारत ही तो वर्ल्ड कप जीत रहा है। लेकिन ये कई सालों से यही हो रहा है, चौक कर जाती है टीम और नहीं जीत पाते। आप इंग्लिश क्रिकेट टीम की बात कर रहे हैं? इंग्लिश क्रिकेट टीम की मैं बात कर रहा हूँ। इंग्लिश क्रिकेट टीम में दीपू, जैसा आपने कहा, उनकी सबसे बड़ी खूबी आज के दौर की जो बिल्कुल अलग शैली की आक्रामक क्रिकेट है, अटैक इज़ द बेस्ट डिफेंस, इस कहावत को चरितार्थ करने वाली जो उनकी क्रिकेट है, ये काफ़ी अच्छे तरीके से वो करते हैं। और उनके जो कोच हैं ब्रेंडन मैककलम, उन्होंने बेसबॉल क्रिकेट को इंट्रोड्यूस किया है दुनिया के सामने, और ये काफ़ी कारगर साबित हुआ है इंग्लैंड के लिए। बिल्कुल। और ये मैं एक बहुत बड़े खतरे के रूप में देखता हूँ, इंडिया ही नहीं किसी भी टीम के लिए। वो जिस दिन उनके ओपनर्स चल देंगे, उनके ओपनर्स का दिन अच्छा रहा, वो विश्व के किसी भी गेंदबाज को ऑफ ट्रैक बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल ऑफलाइन कर सकते हैं। जिस गेंदबाज को एक बार वो रगड़ दिए, कम से कम 2 से 3 मैच लग जाएगा उस गेंदबाज को फिर से वापस ट्रैक में आए। हालांकि एक छोटी सी ओपनिंग मुझे इस लाइनअप में डेविड मलान के रूप में नजर आती है, वो स्पिनर्स के आगे फंसते हुए देखते हैं। एक छोटी सी ओपनिंग, वो छोटा सा ग्लिच है, एक छोटा सा बैटिंग में, हाँ, ग्लिच है। लेकिन मैं एक बात आपको बता दूं, डेविड मलान हो सकता है टॉप स्कोरर रहे, कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, जिस तरीके का उनका परफॉर्मेंस है और जितना कंसिस्टेंसी उनके पास है, इंग्लैंड टीम में अभी किसी के पास बैटिंग में उतनी कंसिस्टेंसी नहीं है। डेविड मलान, जो रूट, ये काफी अच्छे क्वालिटी वाले। सबसे ज्यादा डेप्थ तो तब हुआ जब संन्यास के बाद मोइन अली भी आ गए, बेन स्टोक्स आ गए, और जो रूट को इन्होंने टीम में शामिल किया। हालांकि हमेशा उनको नहीं खिलाते ये लोग, नीचे में और वनडे नहीं खिलाते। नीचे में उनके पास बैटिंग डेप्थ देने के लिए लियम लिविंगस्टन, सैम करन, क्रिस वोक्स, आदिल रशीद भी ठीक ठाक बल्ला चला लेते हैं। तो ये सारा डेप्थ उनके पास है, और यही डेप्थ जो है अ बिग रीज़न टू वरी फॉर टीम इंडिया। ये टीम इंडिया को देखना होगा, कुछ ना कुछ नया प्लान इंग्लैंड के सामने लेकर के आना होगा, जिससे कि वो उन्हें टैकल कर सकें। और मुझे लगता है कि डेविड मलान वाली जो ग्लिच की हम बात कर रहे हैं, उसे भुनाने की भरपूर कोशिश भारतीय क्रिकेट टीम करेगी। लेकिन वही ग्लिच हमारे भारतीय टीम में भी पिछले कई सालों से है, जो स्पिन ट्रैक पर भारत का अभी रिकॉर्ड बहुत संतोषजनक नहीं है। मैं बता दूं, मोइन अली और आदिल रशीद भारत के सामने हमेशा खतरनाक साबित हुए हैं। फास्ट गेंदबाजों ने कभी भारत को उतना दिक्कत नहीं दिया जितना इन दो गेंदबाजों ने दिया है। और इन दो गेंदबाजों की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये जोड़ी में परफॉर्म करते हैं, बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट करते हैं, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। जिस गेंद को आदिल रशीद डालना भूल जाएंगे, ऐसा लगता है कि शायद मोइन अली वही गेंद डालने के लिए आते हैं। अगर आदिल रशीद के सामने विराट कोहली भी एक्सपोज कई बार मोइन अली के सामने भी हुए हैं। और मोइन अली एक काफ़ी अच्छी वैल्यू इंग्लिश क्रिकेट टीम में ऐड करते हैं, चाहे वो बल्लेबाजी से हो या गेंदबाजी से हो।
और इसके साथ ही साथ इंग्लिश क्रिकेट टीम की फील्डिंग भी काफ़ी आला दर्जे की है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये एक चीज़ होगी भारत के लिए चिंताजनक, लेकिन कुछ ना कुछ आपको मैं फिर से वही बात दोहराना चाहूँगा, होम एडवांटेज इंडिया के पास है। 12वां खिलाड़ी हम लोगों का बहुत मदद करने वाला है। 12वां खिलाड़ी मतलब आप फैंस, स्टेडियम में मौजूद फैंस की आप बात कर रहे हैं। वो इतना दबाव बना देंगे कि बिल्कुल आपको आराम से खेलना है, आपको आराम से खेलना है, और सामने वाली टीम ऑटोमेटिक एक प्रेशर फील करेगी बिल्कुल उस 12वें खिलाड़ी की वजह से। जिस तरीके से हमारे भारत फैंस का की वजह माहौल से रहने वाला है, जितने हमारे दर्शक रहेंगे वहाँ, वो 12वें खिलाड़ी के रूप में दूसरी टीम पर उतना दबाव बना देंगे। और उसके साथ ही साथ इस बार के विश्व कप में जो उत्साह देखने को मिल रहा है बिल्कुल बिल्कुल अलग इस लेवल विश्व पे कप के प्रति, क्योंकि लोगों को उम्मीद है कि इस बार तो आ ही जाए अभी नहीं तो कभी नहीं। ये वाला है, ये वाला सिचुएशन। हाँ। एक टीम और है जिसने नॉकआउट दौर में भारत को हराया है, और उससे भी भारत को सावधान रहना चाहिए, क्योंकि मुझे पता है कि ये जो ग्रुप स्टेज के मैच होंगे जो इस तरीके से होंगे, उसमें भारत को दिक्कत नहीं आने वाली है। भारत को दिक्कत सेमीफाइनल फाइनल में आएगी। तो न्यूजीलैंड है, न्यूजीलैंड आपको याद होगा वर्ल्ड कप का वो सेमीफाइनल, जिसमें कौन भूल सकता है, हम लोग प्रबल दावेदार बन के गए थे कि न्यूजीलैंड ही है, हम लोग जीत जाएंगे, लेकिन न्यूजीलैंड बुरी तरीके से पीटा। उसका अगर मैं टॉप ऑर्डर का स्कोर कार्ड बता दूं, टॉप 3 उसमें विराट कोहली, रोहित शर्मा भी हैं, टॉप 3 1-1-1 मैट हेनरी ने उनको सबको खत्म कर दी। और कौन भूल सकता है वो महेंद्र सिंह धोनी का रनआउट, जिसने करोड़ों भारतीय क्रिकेट फैंस का दिल तोड़ दिया था। आज भी सोशल मीडिया पे हमें मीम्स देखने को मिल जाते हैं कि यहाँ हम मैच हारे, इस तरह से अलग अलग मीम्स धोनी के रनआउट वाले देखने को मिल जाते हैं। और न्यूजीलैंड में जो मुझे सबसे बड़ा खतरा नज़र आते हैं वो ट्रेंट बोल्ट, जो पावर प्ले में गुच्छे में विकेट लेने की उनकी काबिलियत है, वो बहुत खतरनाक रहने वाली है। सबसे बड़ा थ्रेट तो ये है ना कि वो लेफ्ट आर्म पेसर होते हैं, उसके साथ भारत की समस्या बहुत पुरानी है और एक्सपोज भी कई बार हुए हैं, तो इसलिए मुझे ट्रेंट बोल्ट की प्लेयर लगते हैं उसमें। और देखो ट्रेंट बोल्ट के साथ ही साथ डेरिल मिचेल के रूप में उनके पास एक अटैकिंग बैट्समैन मौजूद है, जो स्पिनर्स को आपके सेटल ही नहीं होने देगा, जबकि स्पिनर्स को सेटल ही नहीं होने देगा, और सीधे बल्ले से खेलने वाले डेरिल मिचेल। उसके साथ ही साथ आपको रचिन रविंद्र के रूप में आपको अलग अलग अच्छी परफॉर्मेंसेस भी हैं जो परेशान किए हैं कई बार, सोडी, केन विलियमसन, बिग रीजन टू वरी फॉर टीम इंडिया। केन विलियमसन बहुत बड़े ट्रम्प कार्ड न्यूजीलैंड के लिए रहने वाले हैं। डेवन कॉनवे भी बहुत बड़े ट्रम्प कार्ड न्यूजीलैंड के लिए रहने वाले हैं। डेवन कॉनवे के पीछे आईपीएल का इतना लंबा अनुभव है, आईपीएल से ज़्यादा जरूरी चेन्नई सुपर किंग्स के डगआउट का एक्सपीरियंस, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। चेन्नई सुपर किंग्स कभी भी कच्चे खिलाड़ियों पे दाव नहीं लगाती, और अगर खिलाड़ी कच्चे भी होते हैं तो वो महेंद्र सिंह धोनी की भट्टी में तब के पक्के हो जाते हैं। बिल्कुल। लेकिन डेवन कॉनवे के जो पीछे चेन्नई के डगआउट का एक्सपीरियंस है वो काफ़ी उनको मदद करेगा। और अगर डेवन कॉनवे चलने के लिए न्यूजीलैंड तो चाहेगी, जाहिर सी बात है कि डेवन कॉनवे अच्छा परफॉर्म करे। और अगर टॉप 10 ओपनर्स की बात की जाए तो उसमें डेवन कॉनवे का बिल्कुल नाम आता है। वर्तमान क्रिकेट में डेवन कॉनवे काफ़ी अच्छे ओपनर्स की श्रेणी में गिने जाते हैं। टेक्निकली वो काफ़ी साउंड है, सीधे बल्ले से वो भी टीम के लिए वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। शॉट मेकिंग, फुटवर्क काफ़ी अच्छा है, ये डेवन कॉनवे की खासियत है। और इसके साथ ही साथ न्यूजीलैंड की भी एक बहुत बड़ी खासियत है कि वो एज अ यूनिट हमला करती है सामने वाली टीम के ऊपर, बिल्कुल एक यूनिट के रूप में, और उसके प्लेयर्स एक दूसरे को बहुत अच्छी तरीके से कॉम्प्लीमेंट करते हैं। और मुझे लगता है कि बाकी टीमों से अगर न्यूजीलैंड के फील्डिंग को कंपेयर किया जाए तो न्यूजीलैंड के साथ थोड़ा सा एज है न्यूजीलैंड के पास थोड़ा सा एज है। और मैं आपको एक बात और बता दूं दीपू, ये मेरा व्यक्तिगत एक जो सिक्स सेंस या इंट्यूशन की बात कहें, मुझे लगता है कि न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका, ये 2 टीमें इस टूर्नामेंट की डार्क हॉर्स होने वाली हैं। आप ये काफ़ी बड़ी टीमों को सरप्राइज करेंगी, और ऐसी परिस्थितियों में सरप्राइज करेंगे जब हर कोई ये सोच रहा होगा कि न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका हारने जा रही हैं, और आपको दिखेगा कि न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका उस मैच में या तो उस मुकाबले को बहुत क्लोज ले जाएंगी या शायद कई बार जीते भी। न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका, इन 2 टीम्स को मैं काउंट करता हूं। साउथ अफ्रीका को ही देख लें, उसमें ऐसे खिलाड़ी हैं जो सिंगल हैंडेड मैच निकाल सकते हैं, आपसे मैच दूर ले जाएंगे, कितना हो फंसा हो मैच वो। हाँ। और 2-3 खिलाड़ी ऐसे हैं कि स्पिनर पर वो ऐसे आक्रमण टूटते हैं वो स्पिनरों पर कि स्पिनरों का मोराल बिल्कुल डाउन कर देते हैं। हेनरिक क्लासेन वापस आने का मौका नहीं देते हैं स्पिनर को। नहीं, अगर क्लासेन चल गए, और मार्करम भी स्पिनर अच्छा खेल लेते हैं, भी अच्छी परेशानी बस मिलर के साथ है, थोड़ा सा स्पिनर के साथ। तो डेविड मिलर को अफ्रीका ने काफ़ी निचले क्रम में इस्तेमाल करना है, डेथ ओवर में रखे हैं, डेथ ओवर में आप स्पिनर से गेंदबाजी करवाना नहीं चाहेंगे। तो एक इंडियन ट्रैक से करा भी सकते हैं, दिन अच्छा हो, अगर टर्निंग ट्रैक हो
तो टर्नर ट्रैक्स हो तो हाँ, वहाँ तो पे उस पे- इस्तेमाल हो सकते हैं, लेकिन मुझे मुश्किल लगता है कि इंडिया में मैच होने के बावजूद भी डेथ ओवर्स में स्पिनर से आज की क्रिकेट में गेंदबाजी कराने का रिस्क बहुत कम ही कप्तान लेना चाहते हैं। हमेशा वो चाहते हैं कि 40 ओवर 35 ओवर से पहले स्पिनरों के स्पेल ख़त्म हो जाएं, तो ये एक प्रयास रहेगा। और साउथ अफ्रीका की टीम की अगर हम बात करें तो उनके जो कप्तान है टेम्बा बावूमा, हाँ। वो अपने विकेट पे बहुत बड़ी प्राइस टैग लगा के प्राइस टैग लेते चलते हैं हैं। और उनको कोई उतना उस तरीके से क्रिकेट में उतना अभी सीरियस नहीं लिया जा रहा है, लेकिन वनडे में मैं बता दूं 50 के ऊपर एवरेज है उनका, और 50 के ओवर एवरेज है और उनके पास काफ़ी सारे शॉट्स मौजूद हैं। बिल्कुल सॉलिड है वो, हाँ। टेक्निकली सॉलिड है, Technically स्पिनर भी बहुत ही- अच्छा खेलते हैं। हाँ। और ये नहीं है कि वो स्लो ही खेलते हैं, अगर जरूरत पड़ती है तो अब तुरंत से पेस पकड़ लेते हैं अपनी बल्लेबाजी में। फाफ डुप्लेसी को हम ये तो नहीं कहेंगे कि टेम्बा बावूमा ने रिप्लेस कर दिया है। फाफ डुप्लेसी काफ़ी बड़े क्लास के प्लेयर थे, लेकिन काफ़ी हद तक फाफ डुप्लेसी की कमी को टेम्बा बावूमा उनके शूज़ को फिल करने की कोशिश करते हैं, और मुझे उम्मीद है कि निकट भविष्य में शायद वो सफल भी हों इस मामले में। जरूर। और जो साउथ अफ्रीकन विकेट कीपर है क्विंटन डी कॉक, क्विंटन डी कॉक, वो भी एक दुनिया के, अगर वनडे वाइट बॉल की मैं बात कर रहा वाइट हूं, बॉल क्रिकेट के बहुत वाइट बड़े बॉल खिलाड़ी क्रिकेट की हैं। बात कर रहा हूँ, वो बड़े खिलाड़ी हैं। बड़े खिलाड़ी और हैं। भारत में मिलर और उनके पास जितना अनुभव है भारत में खेलने का, भारत में मैच जिताने का, हाँ, भारत तो में मैच ये- जिताने का, मैच विनिंग पारियां खेलने का जो इन दोनों के पास और अनुभव है। रिकॉर्ड भी देख लें उनका, हाँ। भारत के खिलाफ बहुत अच्छा रहा है, तो ये भी खतरा हो सकते हैं भारत के और लिए। इसके साथ ही साथ मैं एक बात और इसमें ऐड करना चाहूँगा कि एंड्रिक नोट्जे का चोटिल होना अफ्रीका के लिए बहुत बड़ा सेटबैक है। हालांकि अभी भी उनके पास कगिसो रबाडा, लुंगी एनगिडी, लेफ्ट आर्म सीमर मार्को यानसेन के रूप यानसेन। में एक विकल्प मौजूद है। हाँ, बिल्कुल। इसके साथ ही साथ यानसेन ट्रम्प कार्ड होंगे इस वर्ल्ड कप में। यानसेन ट्रम्प कार्ड होने अफ्रीका वाले के हैं। लिए। और आपको तबरेज शमशी लेफ्ट आर्म चाइनामैन बॉलर, उसके बाद आपको केशव महाराज, ये लोग ये सारे खिलाड़ी काफ़ी बड़ी भूमिका अफ्रीका के लिए अदा करने वाले हैं। और अफ्रीका को भी मैं एक प्रोबेबल थ्रेट के रूप में देखता हूँ, सिर्फ टीम इंडिया के लिए ही नहीं, विश्व की किसी भी टीम के लिए। और महाराज, देखिए महाराज का उतना नाम नहीं लिया जाता है विश्व क्रिकेट में, लेकिन मैं एक बात बता दूं, महाराज को मैंने देखा है कि जब वो बॉलिंग करते हैं तो वो विकेट टेकिंग ऑप्शन रहते हैं हमेशा। केशव ये नहीं महाराज- कि वो बच के निकल जाए या कुछ भी, जितना फ्लाइट कराते हैं गेंदों को केशव महाराज एक अंडररेटेड पोटेंशियल रहा है साउथ अफ्रीका के लिए, उसको हमेशा से अंडररेट किया गया है। केशव महाराज के पास एक बहुत बड़ी खूबी है कि वो तबरेज शमशी के साथ जो उनका पेयर बनता है, हालांकि पता नहीं क्यों मुझे ये बात आज तक समझ नहीं आई कि साउथ अफ्रीका ने दोनों का इस्तेमाल एक साथ आज तक क्यों नहीं किया। ये बहुत रेयर देखने को मिला। कुछ समय तो ताहिर थे जो कुछ समय तक खेले, इस वजह से दोनों साथ नहीं खेले, दोनों साथ नहीं खेले। हो सकता है भारत में दोनों साथ खेले। और एक रीज़न और है कि दोनों लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं, हाँ, इस एक वजह ये भी से। रीज़न हो गया। लेकिन साउथ अफ्रीकन थिंक टैंक को ये बात समझनी चाहिए कि तबरेज शमशी अलग शैली के गेंदबाज हैं, वो चाइनामैन बॉलर हैं। हाँ, और केशव महाराज ऑर्थोडॉक्स बॉलर हैं। बिल्कुल। इन दोनों स्पिन की शैलियों में काफ़ी अंतर होता है। इस अंतर को शायद साउथ अफ्रीकन टीम मैनेजमेंट नहीं समझ पा रही, या शायद समझ के भी इस्तेमाल नहीं करना चाहती। वो अपनी पेस बैटरी पे ज़्यादा ध्यान देना चाहते हैं। जो भी हो, वो उनका थिंक टैंक है, उनका लुकआउट है। लेकिन रबाडा का फॉर्म थोड़ा गड़बड़ होना भी अफ्रीका के लिए बड़ा सेटबैक है, क्योंकि जिस तरीके के गेंदबाज है रबाडा, देखिए कगिसो रबाडा, मिच स्टार्क, ट्रेंट बोल्ट, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज को तो अभी मैं नहीं कहूँगा, समी को कह सकते हैं। हाँ, मोहम्मद शमी, ये सारे के सारे आईसीसी टूर्नामेंटों में अपने परफॉर्मेंस को राइज अप करने वाले प्लेयर हैं। आप देखिएगा कगिसो रबाडा अपने पोटेंशियल के हिसाब से मुझे तो लगता है परफॉर्म करते हुए नज़र आएंगे, और बड़े मैचों के खिलाड़ी हैं, और उम्मीद है कि इंडिया में अच्छा इस बार उनका वर्ल्ड कप रहने वाला है। तो आपको बता दें कि यही वो टीम थी जो भारत के लिए थ्रेट है इस वर्ल्ड कप में। अगर इन टीमों के खिलाफ भारत अच्छा प्रदर्शन करता है तो जो हमारा दशकों का सपना अधूरा है वो इस बार पूरा हो जाएगा। और भारत, हालांकि हम लोग दर्शक हैं, हम लोग एक्सपेक्टेटर हैं, हम लोग लोग चाहेंगे करेंगे कि भारत वर्ल्ड कप जीते। और भारत में हो रहा है तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है भारत के लिए। और इसके साथ मैं एक पॉइंट और ऐड करना चाहूँगा। कल के हमारे वीडियो पे हमारे एक दर्शक आशु थे, उन्होंने एक प्रश्न पूछा था कि सूर्य कुमार यादव के बारे में। हाँ, व्यक्तिगत रूप से मैं कहूँ दीपू, तो मेरी टीम में सूर्या की जगह जरूर बनती है। पता नहीं रोहित शर्मा इस दिशा में या राहुल द्रविड़ साहब इस दिशा में सोचते हैं या नहीं। सूर्या आपके पास इकलौते ऐसे खिलाड़ी हैं जो ऑन द गो हिटिंग कर सकते हैं, बिल्कुल पहली गेंद से ही। पहली गेंद से। और चूंकि आपके पास बल्लेबाजों का एक अच्छा खासा पूल मौजूद है, तो
और मुझे लगता है कि सूर्य कुमार यादव का ऑलराउंडर ना होना उनके लिए बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। बिल्कुल। अगर वो मुझे गेंदबाजी करते जिस पोटेंशियल के वो हाँ, बल्लेबाज हैं, मैं आशु का जवाब देना चाहूँगा, जिस पोटेंशियल के वो बल्लेबाज हैं, एक नए जो मसाला क्रिकेट की बात होती है, सूर्या भाऊ जो हम बात करते हैं, मसाला क्रिकेट वाली जो बात होती है, वो फैक्टर लेकर के इंडियन टीम में आए हैं और काफ़ी एक्साइटिंग टैलेंट टू वॉच आउट। अगर वो बॉलिंग करते तो कभी अश्विन की वापसी नहीं हो पाती, नहीं हो पाती, अगर थोड़ा सा कभी भी नहीं हो bowling- पाती। थोड़ा सा भी वो कर लेते, वो 2-4 ओवर देने की पोटेंशियल रखते हैं अगर, तो एक ऑलराउंडर के तौर पे उनकी जगह निश्चित थी टीम में। और आज भी मेरी टीम में तो सूर्य कुमार यादव रहने वाले हैं। पता नहीं टीम मैनेजमेंट इस बारे में क्या सोचती मुझे नहीं है। लगता सूर्या को मिलेगा मौका, बाद में मिल सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता है तो कि आशु, सूर्या को मौका। उम्मीद है आप जवाब से संतुष्ट होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को शेयर करिए। धन्यवाद।